केमिस्ट्री क्लास 12 सॉल्यूशंस का लेक्चर नंबर 6 दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। इसमें हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। 3 मार्कर क्वेश्चन के बोलो या फिर 2 मार्कर के बोलो, 1 मार्कर, इसमें क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, लेकिन इस लेक्चर को समझने से पहले आपके पहले के लेक्चर्स क्लियर होने चाहिए। जैसे कि आप लोगों को वेपर प्रेशर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए, कंसंट्रेशन टर्म्स की आप लोगों को अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने वहां पर एक एक चीज डिटेल में समझाई हुई है, उसको देख लेना। अब हम स्टार्ट करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है भाई, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पहले समझते हैं क्या होती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो बेटा जी एक चीज का ध्यान रखना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जो डिपेंड करती हैं ओनली ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, ओनली ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ नेचर, इररेस्पेक्टिव ऑफ नेचर, यानी कि वो सारी प्रॉपर्टीज जो केवल और केवल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स में डिपेंड करे कि उसके नंबर कितने हैं भाई, 50 हैं, 20 हैं, 100 हैं, 1000 हैं, कितने नंबर हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ नेचर, उसके नेचर पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। नेचर कहने का मतलब है कि भाई वो आयनिक है, वो सॉल्यूट जो है वो आयनिक है, पोलर नेचर का है, कोवलेंट नेचर का है, नॉन पोलर है, एसिडिक है, बेसिक है, कुछ भी है, उस पर किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करने वाला। वो केवल और केवल ये डिपेंड करने वाला है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स आपके सॉल्यूशन में हैं उसके नंबर कितने हैं। उसके नंबर 20 है, 10 है, 50 है, 100 है, 0.1 है, कितने हैं, बस उसके नंबर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं जो केवल और केवल इस बात पे डिपेंड करे कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल किसी भी सॉल्यूशन में कितने हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। कितनी तरीके की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है और जो हमको पढ़नी है, सबसे पहला जो हम लोगों को पढ़नी है दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, और एक चीज का ध्यान रखना, यहां पर क्या है बेटा जी, रिलेटिव लोअरिंग है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जानेंगे इसके बारे में क्या होता है। सेकंड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट यानी बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, एलिवेट होना, देखेंगे इसको भी। थर्ड, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का घट जाना, डिक्रीज हो जाना। एंड फोर्थ, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस के बारे में तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, हम समझेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है क्या नहीं होता, बाद में देखेंगे। अभी हमें ये 4 जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी है। ठीक है भाई, अच्छा एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमको पढ़ना क्या है। एक चीज रहेगी जो चारों की चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ऑलवेज फिक्स रहेगी या सेम रहेगी। क्या है वो चीज, जरा ध्यान से समझ लो। मैंने अपने 3rd लेक्चर में वेपर प्रेशर वैसे समझाया है, लेकिन फिर भी एक बार यहां पर एकदम शॉर्ट में देख लेते हैं कि क्या होगा। हम एक ही काम करेंगे चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। क्या करेंगे, हम एक सॉल्वेंट लेंगे, हम एक सॉल्वेंट लेंगे। सॉल्वेंट कैसा होगा बेटा जी, सॉल्वेंट वोलेटाइल नेचर का होगा। सॉल्वेंट कैसा होगा, सॉल्वेंट वोलेटाइल नेचर का होगा। वोलेटाइल मतलब इवेपोरेट करेगा, सॉल्वेंट इवेपोरेट करेगा तो उसके वेपर्स बनेंगे, उसके वेपर्स बनेंगे, और वेपर्स बनेंगे तो वेपर्स का कुछ प्रेशर होगा, उनका क्या होगा, वेपर का कुछ प्रेशर होगा। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। और हम करेंगे क्या, एक सॉल्वेंट लेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ध्यान से समझ लो, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमको एक काम जरूर करना है। क्या, कोई एक सॉल्वेंट लेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करने से वेपर प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है।
नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब भी हम किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डालेंगे तो वेपर प्रेशर जो होगा वो घट जाएगा। वेपर प्रेशर का घट जाना क्यों घट जाता है? क्योंकि जब सॉल्वेंट था तो प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स यहां पर वेपर्स बना रहे थे। जैसे ही आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया तो जो आपका सोल्यूशन था, ध्यान से समझ लो, जो आपका सोल्यूशन था तो उसमें सॉल्वेंट के भी और सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी आ गए, सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी आ गए। अब जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट तो मेरा कैसा है? नॉन वोलेटाइल, उसका तो वेपर्स बनेंगे ही नहीं, तो ओवरऑल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है भाई, लेक्चर नंबर 3 में पूरा वेपर प्रेशर बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, और लेक्चर नंबर 4 में ऑन एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट वो बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, जाके उसको देख लो, वहां पर ये टोटल जानकारी मिल जाएगी। अभी के लिए हमको ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी है, और इन चारों में एक ही काम करूंगा, एक प्योर सॉल्वेंट लूंगा, उस सॉल्वेंट में मैं कोई ना कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालूंगा, फिर देखूंगा कि उनमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्या क्या चेंजेस होते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? एक काम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालना है एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, फिर देखना है कि वेपर प्रेशर में क्या चेंज आया, और ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमको पढ़नी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई, फटाफट से देखते हैं क्या होती है। हेडिंग डाल लो, पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, समझते हैं रिलेटिव लोअरिंग को, वेपर प्रेशर को। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर शॉर्ट में लिख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। होगा क्या? मैंने बोला एक ही काम कर रहा है। स्टार्ट करते हैं कि बेटा जी ये हमने एक सॉल्वेंट लिया, ये हमने एक सॉल्वेंट लिया। सॉल्वेंट कैसा है? वोलेटाइल नेचर का है। सॉल्वेंट कैसा है? वोलेटाइल नेचर का है। सॉल्वेंट वोलेटाइल नेचर का है तो यहां पर जो मेरा सॉल्वेंट है बेटा जी इवेपोरेट करेगा, इवेपोरेट करेगा तो उसके वेपर्स बनेंगे, तो यहां से वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, वेपर प्रेशर उसका जनरेट होगा। ठीक है, मान लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि सॉल्वेंट जो लिया है उसको हमने ए माना है। ठीक है, जो हमने सॉल्वेंट लिया है उसको हमने ए माना है। तो सॉल्वेंट ए माना है तो ध्यान से समझो, अगर सॉल्वेंट को हमने प्योर ए माना है तो यहां पर जो वेपर्स के प्रेशर होंगे वो केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के होंगे। अरे प्योर होंगे ना, उसमें और कुछ तो है नहीं। तो यहां पर जो मेरा सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? पी नॉट ऑफ ए। समझ में आ रहा होगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? पी नॉट ऑफ ए। नॉट मतलब होता है प्योर के लिए बता रहा है। क्लियर है? ये मैंने पहले के लेक्चर में समझाया हुआ है। नॉट का मतलब होता है प्योर के लिए बता रहा है। तो वेपर प्रेशर जब सॉल्वेंट का लेंगे तो वो प्योर का होगा, दैट इज पी नॉट ए। केवल ए होगा, उसमें और कुछ नहीं मिलाया हुआ। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब मैंने क्या करा? ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब अगर मैंने कोई इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सॉल्यूट को हम बी से दिखा देते हैं, सॉल्वेंट को हमने ए से दिखाया, सॉल्यूट को बेटा जी हम बी से दिखा देते हैं। तो जब मैंने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें ऐड किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब इसमें ऐड किया, तो सॉल्यूट ऐड किया किसी भी सॉल्वेंट में तो वो रिजल्ट करेगा, एक सॉल्यूशन बनाएगा। अब इस सॉल्यूशन में क्या चेंज आएगा? सबसे पहली बात तो इस सॉल्यूशन में अगर ए के कोई मुझसे वेपर प्रेशर पूछे तो हम उसे बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। ये सारी की सारी टर्म्स मैंने समझाई हुई है, किसको हम प्योर का बोलते हैं, किसको हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। प्रीवियस वीडियोस देख लो, क्योंकि ये सारी के सारे लेक्चर तब जाके बहुत अच्छे से समझ में आएंगे जब आपने प्रीवियस वीडियोस बहुत अच्छे से समझी हुई हैं, या फिर आपको मतलब पता है कि पार्शियल प्रेशर का क्या मतलब होता है, प्योर प्रेशर का क्या मतलब होता है। क्लियर है? चलो, तो अब क्या होंगे? यहां भी वेपर्स बनेंगे, लेकिन यहां पर मैंने अभी आपको बताया कि जब हम ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में डालते हैं तो वेपर प्रेशर जो होता है बेटा जी डिक्रीज हो जाता है। वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है? तो हमने ये काम करना है। अब इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स देखते हैं, इसकी मैथमेटिक्स क्या कहती है, बहुत ध्यान से समझना। वो ये बोलता है कि जब हमने प्योर सॉल्वेंट का लिया था, जब हमने प्योर सॉल्वेंट का लिया था तो प्योर सॉल्वेंट का जो हमारा वेपर प्रेशर था वो था पी नॉट ए। जब हमने प्योर सॉल्वेंट का लिया था तो वो था पी नॉट ए। जब हम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर देखा, जब हमने सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर देखा तो वो हो गया पी ए। बोलो, देखो देखो ध्यान से समझो, जो बी है बेटा, माना यहां पर ए भी मौजूद है और बी भी है, ए भी है और बी भी है, लेकिन बी कैसा है? नॉन वोलेटाइल, तो वो वेपर प्रेशर बनाएगा ही नहीं। तो यहां पर जो भी वेपर प्रेशर होगा वो केवल ए की वजह से होगा।
और अगर यहां पर वेपर प्रेशर केवल और केवल ए की वजह से होगा तो मैं उसको पीए लिख सकता हूं। क्लियर है? तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो होगा बेटा जी पीए। बहुत अच्छा है। अब अगर मुझसे कोई पूछे कि चेंज इन वेपर प्रेशर निकालो, क्या निकालो? चेंज इन वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर में कितना चेंज आया, तो चेंज को बेटा जी आप बहुत अच्छे से जानते हो, हम लोग डेल्टा पी से डिनोट करेंगे। चेंज इन वेपर प्रेशर को डेल्टा पी से, और डेल्टा पी क्या देखो तो भाई चेंज कितना आया, तो इनिशियल कितना था और अब बाद में कितना बच गया। अगर मैं इनिशियल में से कितना बच गया वो घटा दूंगा तो मेरा चेंज आ जाएगा। क्लियर है? तो देखो देखो जरा हटाते हैं जरा, पी नॉट ए माइनस पी ए, बोलो क्लियर है? डेल्टा पी क्या हो गया? पी नॉट ए माइनस पी ए। अच्छा, अप्लाइंग राउल्स लॉ, अप्लाइंग राउल्स लॉ, तो राउल्स लॉ ने हमें पार्शियल प्रेशर के बारे में मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन दी थी। राउल्स लॉ वो पहले इंसान थे जिन्होंने हमें बताया कि क्वांटिटेटिव रिलेशन क्या होता है पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में। लगाते हैं जरा उसको, तो डेल्टा पी बराबर पी नॉट ऑफ ए माइनस पी ए को मैं लिखूंगा पी नॉट ऑफ ए इंटू काई ए। पी नॉट ऑफ ए को कॉमन ले लो, दैट इज 1 माइनस के काई ए, और मोल फ्रैक्शन मैंने कंसंट्रेशन टर्म्स अच्छे से समझाई हुई हैं, तो 1 माइनस काई ए क्या होता है? काई बी। 1 माइनस काई ए क्या होगा? काई बी। तो ये आ गया डेल्टा पी। अब जरा ध्यान से समझना, पेन कॉपी नीचे रख देना, बहुत ध्यान से समझना बेटा। डेल्टा पी क्या है? डेल्टा पी है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। डेल्टा पी क्या है? लोअरिंग, कितने की कमी आई, लोअर कितने से हुआ, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये है मेरा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में कितनी कमी आई। लेकिन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? बिल्कुल नहीं है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ध्यान से समझ लो इस चीज को, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो क्योंकि देखो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तो देखो पी नॉट ए पे भी डिपेंड कर रही है ना, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तो पी नॉट ए पे भी डिपेंड कर रही है, और अगर पी नॉट ए पे डिपेंड कर रही है तो हमने तो पहले ही लेक्चर स्टार्ट में ये बोला था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी केवल वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करे ओनली, पर ये तो प्रेशर पे भी डिपेंड कर रही है। तो ये मेरी क्या बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है बेटा जी। मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? इस प्रेशर को ले आऊंगा नीचे, तो डेल्टा पी अपॉन में पी नॉट ऑफ ए इज इक्वल टू में काई बी। दिस इज एल, यही है हमारी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यही है हमारी फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आया? क्लियर है? कैसे हुई? कैसे हुई? क्योंकि ये केवल और केवल किस बात पे डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। मोल फ्रैक्शन होता क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, जिसका भी निकालना है उसके मोल्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ही तो निकाल रहे हो, बोलो नंबर ही तो निकाल रहे हो, नंबर ऑफ दिस अपॉन नंबर ऑफ दिस। और नंबर भी किसके? बी के। बी किसको माना था? सॉल्यूट के। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती ही वही हैं जो केवल और केवल किस पे डिपेंड करें? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। समझ में आया? क्लियर है भाई? समझ में आया? यहां क्या निकाला? चेंज कितना आया? चेंज कितना आया? पी नॉट ए माइनस पी ए का चेंज आया। राउल्स लॉ ने हमें बता रखा है पी ए बराबर होता है पी नॉट ए इंटू काई ए। फिर यहां से मैंने डेल्टा पी की वैल्यू निकाली और उससे फिर ये एक्सप्रेशन निकाल दिया कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में इस तरीके से जानकारी देगा। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये बात दिमाग में रख लेना। क्लियर है? अब छोटा सा एक इसका मैथ्स थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये शायद आपने नोट कर लिया होगा, बोलो नोट कर लिया होगा भाई, बहुत अच्छे नोट कर लिया होगा। नहीं किया तो कोई बात नहीं, 5-10 सेकंड पीछे जाओ, सब चीज वही मिलेगी। तो अब देखो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए बराबर काई बी के बराबर है। तो डेल्टा पी को मैं यहां से क्या लिख सकता हूं? पी नॉट ए माइनस पी ए। अब ये तो है, फॉर्मूले को कैसे भी उठा लो भाई, इधर से उधर रख लो, उधर की वैल्यू इधर रखो, इधर की वैल्यू उधर रखो, अपॉन में पी नॉट ए बराबर काई बी। अच्छा आप ध्यान दो, क्या कहते हैं, ये वाला फॉर्मूला बन गया, इसको ऐसे भी बोलते हैं, देखो पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन में पी नॉट ए इज इक्वल टू में काई बी को लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी।
अरे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कहेंगे ना, हमने एक सॉल्यूट लिया, एक सॉल्वेंट लिया, एक बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी मतलब दो, तो दो को मिलाया तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स एक की वजह से होंगे और एक बी की वजह से होंगे। तो ये कहता है कि अगर मान लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बहुत कम है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए से, सॉल्वेंट आपका बहुत मात्रा में मौजूद है और जो आपने सॉल्यूट के जो नंबर ऐड किए वो बहुत कम है, तो बेटा जी अगर मैं 10,000 में 0.001 ऐड करूंगा तो चेंज तो होगा लेकिन कोई सिग्निफिकेंस चेंज नहीं मिलेगा। चेंज तो होगा मतलब 10,000 में अगर इसको आप ऐड करोगे तो बिल्कुल सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा, वो मतलब बहुत ज्यादा वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी। तो यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं कि पी नॉट ऑफ ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, और ए को बी को नेग्लेक्ट कर दूंगा क्योंकि बी के मोल बहुत 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 ज्यादा कम है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। इस हिसाब से आई कैन इजीली इवेल्युएट द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इसमें से वो कुछ भी पूछ ले, एक बार आपको फॉर्मूले में जितनी टर्म्स रखी हुई हैं उन सब का मतलब समझ में आ जाए तो फिर वो आपसे कुछ भी पूछ ले। क्लियर है, समझ में आ गया। पी नॉट ए प्योर का है, पी ए जो है वो हमारा पार्शियल है, ये पी नॉट ए से डिवाइड हुआ क्योंकि रिलेटिव नेचर देखना था हम लोगों को, पी नॉट ए से इसलिए डिवाइड हुआ, और इस हिसाब से हमारी पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहां पे खत्म होती है, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, नोट कर लिया होगा, बोलो नोट कर लिया होगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया, तो पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने यहां पे समझ ली, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपनी सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को, वो क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या है बेटा जी, एलिवेशन। एलिवेशन मतलब बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। एक सेकेंड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। देखते हैं जरा क्या कहता है ये बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, ध्यान से समझेंगे। ठीक है भाई, सबसे पहले हमें जानना होगा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है कि वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड बॉईल होना स्टार्ट कर दे वो बॉइलिंग पॉइंट है, तो ये अब फर्जी डेफिनेशन है। डेफिनेशन थी जिस जमाने में आपने पढ़ी थी, वहां जमाने में यही चीज चल रही थी, सबसे बढ़िया था, लेकिन अब ये डेफिनेशन आप बोलोगे तो आप मैच्योर स्टूडेंट्स नहीं हो, आपको असल जानकारी नहीं है। तो क्या समझना है, बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, जरा ध्यान से समझो। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा जी, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ध्यान से समझना। कोई भी लिक्विड ले रहे हो आप, कोई भी लिक्विड, लिक्विड से कहना क्या मतलब है मेरा, कोई भी सॉल्वेंट आप यहां पर ले रहे हो, चाहे आप कोई अल्कोहल ले रहे हो, चाहे वाटर ले रहे हो, चाहे बेंजीन ले रहे हो, किसी का भी बॉइलिंग पॉइंट तो सभी का होता है ना, तो सबका किसी का भी बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए हम लोगों को क्या देखना होता है कि जब कोई भी आपने सॉल्वेंट लिया है उसका इंटरनल वेपर प्रेशर, क्या टर्म यूज कर रहा हूं पूरा लिख लेते हैं इसको, इंटरनल वेपर प्रेशर, जब उस लिक्विड का वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर के बारे में पूरी जानकारी आपको प्रीवियस लेक्चर में मिल जाएगी, जब उसका इंटरनल वेपर प्रेशर जो उसका है वो बराबर हो जाए, वो इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, किसके, एटमॉस्फेयर में जो वेपर्स का, एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है उसके इक्वल हो जाए जब इंटरनल वेपर प्रेशर, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, वैसे हम एटमॉस्फेयर को बार, आपको पता ही होगा, वैसे इसकी प्रेशर की एसआई यूनिट पास्कल्स में लेते हैं हम। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं 1.013 बार। जो बार होता है वो एटमॉस्फेयर से 0.013 थोड़ा सा बड़ा होता है, तो 1 एटीएम के बराबर, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर अगर किसी भी लिक्विड का, चाहे वो वाटर हो चाहे वो और कोई अल्कोहल, बेंजीन, बेंजीन कुछ भी ले रखा है, जब उसका इंटरनल वेपर प्रेशर इसके बराबर हो जाए तो हम बोलेंगे भाई अब इसके बराबर हो गया, बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है। क्लियर है भाई, समझ में आ गया। अब जरा करना क्या काम है, काम वही करना है, हमें एक प्योर सॉल्वेंट लेना है, उस प्योर सॉल्वेंट में हमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करना है।
समझ में आ रहा है? हम क्या करेंगे, एक प्योर सॉल्वेंट लेंगे, उसमें क्या डालेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे वेपर प्रेशर घट जाता है। तो हम वही करेंगे। हमने क्या करा, एक यहां पे बना लेते हैं अलग से। यहां पर हमने एक प्योर सॉल्वेंट लिया, यहां पर हमने एक प्योर सॉल्वेंट लिया, और इसमें क्या है, ऑन एडिंग सेम फिनोमिना चलेगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो जैसे ही हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें डालेंगे, तो ये हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा, ये जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा, तो यहां पर जो होगा वेपर्स का जो प्रेशर होगा वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। यहां पर जो हमारा प्योर का था वो था पी नॉट ऑफ ए, यहां पर जो सॉल्यूशन का आता है वो आता है केवल पी ए। तो ये मोटा मोटी बात मैंने समझा रखी है पहले ही कि आपको क्या करना है कि ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपको डालना है किसी प्योर सॉल्वेंट में। बहुत अच्छे। अब देखो होगा क्या, इसको हमें थोड़ा ग्राफ से समझना है, चीजों को ग्राफ से समझना है। क्या गया, जरा ध्यान से समझो। जब उन्होंने वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बढ़ाया, देखो इंक्रीज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ेगा, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में ही होगा ना। तो क्या करा, यहां पर लिया वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर इस तरफ को बढ़ रहा है भाई, ये लिया टेम्परेचर, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाया, और क्या बोला कि ये वाली जो मेरी लाइन है, ये वाली जो मेरी लाइन है, ये मेरी 1 एटीएम की लाइन है। यानी कि अगर इस लाइन को, किसी का वेपर प्रेशर अगर इस लाइन को टच करता है, तो उस लाइन को टच करते ही उसका बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है। क्लियर है? अगर किसी का भी इस लाइन को टच करेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है। क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं, जब इंटरनल वेपर प्रेशर, जब किसी भी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उसके एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो उस टाइम पर बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। जरा फटाफट देखते हैं कैसे होता है। हमने प्योर सॉल्वेंट लिया, तो एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में कुछ इस तरीके का ग्राफ आया। ध्यान से देखना, कुछ इस तरीके का ग्राफ आया, और ये ग्राफ जैसे ही इस पॉइंट को टच किया, यानी कि यहां पर जो ये मैंने लिया है सॉल्वेंट का, बेटा जी ये लिया है सॉल्वेंट का, जैसे ही इसका वेपर प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ बढ़ रहा था, जैसे ही ये वेपर प्रेशर बढ़ते 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 1 एटमॉस्फेयर तक पहुंचा, तो हमने डिसाइड कर लिया कि भाई यही हो गया इसका बॉइलिंग पॉइंट। और इस बॉइलिंग पॉइंट को क्या लिखता हूं, टी बी नॉट। क्या लिखता हूं, टी बी नॉट। नॉट क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट है, प्योर है, उस टाइम हमने और कोई चीज उसमें नहीं डाली है, ये प्योर सॉल्वेंट का है, तो प्योर सॉल्वेंट के लिए नॉट लगता है। तो यहां पर जो ये है टी बी नॉट इसको कहेंगे। अब एक बात बताओ, जब हमने सॉल्यूशन डाला तो वेपर प्रेशर घट गया था। अब वेपर प्रेशर अगर घट गया, तो अब यानी कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पहुंचने में, सॉल्यूशन को, अभी देखो मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, वेपर प्रेशर घट गया, तो अब सॉल्यूशन का नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब हमने इसमें डाला था, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 एटीएम तक पहुंचने में ज्यादा टेम्परेचर लेगा। अरे सॉल्वेंट का प्योर था, उस टाइम अच्छे खासे वेपर प्रेशर था, तो वो 1 एटीएम तक जल्दी पहुंच गया। लेकिन जैसे ही वो सॉल्यूशन बना, वेपर प्रेशर घट गया। अगर वेपर प्रेशर घट गया तो सॉल्यूशन तक पहुंचने में उसको ज्यादा टेम्परेचर लगेगा। तो देखा गया कि हाँ यही कहानी सत्य हुई। और यहां पर अगर हमने सॉल्यूशन का देखा, तो यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, बहुत बढ़िया, तो यहां पर इसको लिखा गया टी बी, यानी कि ये किसका है। बस एक चीज ध्यान रखो, फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोगों को अगर हर एक पर्टिकुलर सिंबल का, हर एक पर्टिकुलर वर्ड का अगर मतलब समझ में आ गया, फॉर्मूले थोड़े से आ गए, यूनिट कन्वर्जन सीख लिया, तो आधी से ज्यादा कहानी खत्म हो जाती है। फिजिकल केमिस्ट्री इतनी आसान होती है। तो ये हो गया टीबी, ये हो गया प्योर का। हमें पता लगेगा एग्जाम में, ऐसे देगा इतने टाइम पे इतना, अब हम यही नहीं समझ पाते भाई ये क्या दे रखा है, फॉर्मूला हम सबको याद होता है। तो मतलब समझो ये किसका है, ये प्योर सॉल्वेंट का है, जब कुछ भी नहीं डाला है उसमें, और जैसे ही उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, तो ये तब का बॉइलिंग पॉइंट है। बहुत अच्छे। हमें निकालना है एलिवेशन, कितना बढ़ा, तो कोई चीज कितनी बढ़ गई वो कैसे पता लगती है, फाइनली क्या हुआ है और पहले क्या था। तो हम इसे क्या लिखेंगे, वेपर प्रेशर टीबी माइनस टीबी नॉट। बोलो यहां पर हमारा फाइनल कितना बड़ा है, हमें ये देखना कि कितना बड़ा है। जैसे मान लो यहां पर 100 डिग्री था, अब 104 हो गया, तो 4 डिग्री से बढ़ गया, तो 4 डिग्री से कैसे बढ़ा, 104 माइनस 100। अरे ये 100 था, ये बेटा जी 104 हो गया, तो 104 में से 100 घटेंगे तभी तो 4 आएगा। तो कितना बड़ा है वो इससे, अच्छा डेल्टा टीबी लिखना, तो डेल्टा टीबी आएगा, टीबी माइनस टीबी नॉट।
बहुत बढ़िया। एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड कि जो डेल्टा टीबी है वो मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैंने आपको पहले ही, जब मैंने सोल्यूशन चैप्टर की सीरीज स्टार्ट की थी, मैंने पहले ही बता दिया था कि कंसंट्रेशन टर्म्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो कंसंट्रेशन टर्म्स आप लोगों को बहुत अच्छे से, डेफिनेशन नहीं, अगर डेफिनेशन पता है तो भी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको सिग्निफिकेंस समझ में होना चाहिए। इतने मोलर सॉल्यूशन ऑफ दिस का मतलब क्या होता है, तो मतलब जानने के लिए प्रीवियस लेक्चर्स आप प्लीज 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 देख के ही इस लेक्चर को देखें। तो डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, और जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएगा तो डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम, इस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है। और केबी जो होता है हम उसको क्या बोलते हैं, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। स्पेलिंग देख लेना भाई, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। अब वो मुझसे कुछ भी पूछ ले, अब इस फॉर्मूले को मैं कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ये नोट कर लिया, ये ग्राफ देख लिया होगा, है ग्राफ देख लिया होगा। चलो इसको इसकी जगह पर वो कर देते हैं, इसको हटा देते हैं कि अब इस फॉर्मूले को कैसे 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 क्या क्या कहानी लिखी जा सकती है। तो देखो हम इसको लिख सकते हैं, डेल्टा टीबी को हम लिख सकते हैं टीबी माइनस टीबी नॉट इज इक्वल टू में केबी इंटू एम। कई किताबों में ऐसा मिलेगा, कई किताबों में क्या होगा, डेल्टा टीबी बराबर केबी, मोलैलिटी की जो वैल्यू होगी वो मोलैलिटी की वैल्यू क्या देंगे, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो वो ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, सॉल्यूट को हम बी मानेंगे बेटा जी, यहां पर जो सॉल्यूट ले रखे हैं उसको बी मानेंगे, अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहां पर क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होगा, केजी में। क्लियर है? अपॉन में, तो इस तरीके से लिखा होगा। इसको दोबारा से हम नंबर ऑफ मोल्स को गिवन मास अपॉन मोलर मास, कई तरीके से इसको लिखा जा सकता है। क्लियर है? तो समझ में आ गया। यहां पर हमारी सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेटा जी खत्म होती है, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कितना बड़ा, कितने से मेरा बॉइलिंग पॉइंट बड़ा, वो मेरे को ये कहानी पूरी की पूरी समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? डेल्टा टीबी को टीबी माइनस टीबी क्यों नॉट क्यों लिखा, क्योंकि टीबी सॉल्यूशन का था, टीबी सॉल्यूशन का तो उसमें ज्यादा टेम्परेचर की हमें जरूरत हुई उसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए। टीबी नॉट वो प्योर का था, उसमें इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए था, तो ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे, डेल्टा टीबी आया। डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैलिटी, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम, और केबी को हम बोलेंगे इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। तो हमने आज दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपनी अच्छे से देख ली हैं। अब अगले लेक्चर में हम लोग थर्ड और फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, और उसके बाद हमारा केवल एक लेक्चर बच जाएगा, दैट इज पॉइंट ऑफ फैक्टर। उसके बाद ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर मैं एनसीईआरटी के और कुछ एडिशनल जो आईआईटी में या फिर नीट में जो भी पिछले साल के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आए हैं मैं वो डिस्कस करूंगा। फिर हम उन क्वेश्चन को भी देख लेंगे कि भाई कैसे बनाना है। तब तक के लिए एक एक वर्ड का मतलब, एक एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब, जैसे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं है, रिलेटिव लोअरिंग है। बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इन सब चीजों को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है भाई, थैंक यू, ओके।